the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स फ़ॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे जब भी किसी रेस्टोरेंट में हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे फ़ूड कॉस्ट निकालनी होती है। अब फ़ूड कॉस्ट को हम लोग फ़ूड कॉस्ट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ये मान के चलो कि अगर कोई गारमेंट का बिज़नेस करेंगे तो उसका भी हमें कॉस्टिंग निकालनी होती है। आज के एग्ज़ाम्पल में आपको फ़ूड कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में आपको गारमेंट्स लाइन के बारे में बताऊँगा कि आपने जब किसी भी गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। उसकी कॉस्टिंग हमारी सेल वैल्यू का कितना % होती है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है कि जो फूड कॉस्ट होती है वो हमारी उसकी परसेंटेज 50-50 की पड़ती है। जैसे अगर हमें उसके डलने वाले जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कॉस्ट देन उसकी जो वैल्यूएशन होती है उससे 200% होती है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ मेरे पास देखिए मैंने कुछ आइटम्स बनाई हुई है। अब आइटम लिस्ट में आप देखिए कि इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले ABCDE ये मेरे पास क्या होगा सीरियल नंबर है। साल्ट, अब हमने सबसे पहले आइटम्स के नेम को डिफ़ाइन किया। आइटम का नेम, जब आप शेफ़ होंगे, आप किसी होटल्स में जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में, अगर जैसे आपने पिज़्ज़ा बनाया है, आपने बर्गर बनाया है, आपने चाप बनाई है, तो उसके अंदर क्या क्या आपने आइटम यूज़ की हुई है, उस सारी आइटम की लिस्ट पहले आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और अब उस आइटम में आपने प्रोडक्ट को ग्राम में लिया है, किस में लिया है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन खुद पता होगी कि आपने कितने ग्राम उसके अंदर प्रोडक्ट लिया है। अब उसका रेट क्या होगा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे साल्ट यूज़ हुआ, साल्ट मैंने देखो यहाँ पे मैंने 1 kg का वर्क किया है। अब साल्ट मेरा 45 रुपीज़ kg है, शुगर मेरी 85 kg है, ऑनियन 40 रुपीज़। अगर बाई चांस मेरा यहाँ पे रेट चेंज होता है, मैंने यहाँ पे अभी के टाइम पे जैसे ऑनियन पहले 45 घूम रहा था, अभी 65 पे पहुँच गया, तो आप देखिएगा कि जैसे मेरी रेसिपीज़ है वहाँ के अपने आप ही ऑनियन का रेट चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा ना कि अगर आज की डेट में हमारे पास प्रोडक्ट अगर हमें लो कॉस्ट में मिल रहा है तो हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो लो शो होगी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर बाई चांस ऐसा समझिए कि हमने एक प्रोडक्ट को फिक्स फ्रीज़ कर दिया कि हम लोग पिज़्ज़े को 100 रुपीज़ में बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ऑनियन जो 40 रुपीज़ था वो 80 रुपीज़ चला गया, पोटैटो भी कॉस्ट बढ़ गया, तो हमारी फूड कॉस्ट बढ़ जाती है। उस पोजीशन में हमें अपने उस प्रोडक्ट के रेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। देखिए ये सारा का सारा सिस्टम तभी है, मैं आपको दोबारा फिर समझा रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा एक मैथमेटिकल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। हमने किसी भी बिजनेस को करना होता है तो अकाउंटिंग के बिना कुछ भी नहीं होता। एक्सेल में भी हम आपको अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट ही समझा रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट को कैसे वर्क करना है। अब देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है, उसको मैंने ग्राम्स में ले लिया, शुगर, ऑनियन, टमाटो, चिल्ली, कैबेज, रेडिश, पोटैटो, ब्रोकली, मिल्क, कॉफ़ी। अब यहाँ पे हमारे किचन में यूज़ होने वाली सारी आइटम की हम लिस्ट बना लेंगे। आप मुझे बाय एग्जांपल बना के एक लिस्ट भेजिए तो मैं आपको उसके बारे में भी आपको प्रॉपर बता दूंगा कि उसकी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या बनेगी। अब कॉस्टिंग के लिए देखो मेरे पास एक एग्जांपल चाहिए कि आपको नीड किस चीज़ की है। क्या आपको एक गारमेंट में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट को कॉस्टिंग चाहिए, या आपको किसी होटल्स के अंदर, जैसे कोई हम लोग कहते हैं हम लोग शाही पनीर बना रहे हैं। अब शाही पनीर जो बना रहे हैं तो उसकी अगर होटल वाले ने कॉस्ट रखी है 450। अब हम ये देखेंगे कि हमने अगर एक प्लेट की 450 कॉस्ट रखी है तो उसको जब हमने मैन्युफैक्चर किया है तो उसके अंदर हमारी कॉस्ट कितनी पड़ गई। ये सारा कुछ जब तक देखो हम लोग किसी बिजनेस को करेंगे, हम लोग अगर उसको डिफ़ाइन करके नहीं चलेंगे तो हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ला सकते। मैंने तभी आपको बताया कि अगर आपने कॉस्ट शीट के अंदर वैल्यू पुरानी रखी हुई है और कॉस्ट आपके पास ज़्यादा पड़ रही है
तो देन आपकी जो रेसिपीज़ बुक है उसके अंदर अपने आप उसके रेट्स चेंज हो जाएंगे। अब देखो, ये जो मेरा इसका वर्क है एमसीए का ब्रेन, मान लो ये मेरा खुद का ब्रेन नहीं है, ये आप लोगों का खुद का वर्क है कि आपने किस किस तरह की क्या क्या वर्क करना है। अब अपने नेक्स्ट फंक्शन में क्या करना है कि अब मेरे पास सबसे पहले तो हमने आइटम की लिस्ट बना ली। ये एक नॉर्मल आइटम की लिस्ट थी। जैसे हमने पहले सीरियल नंबर लिया, आइटम का नेम लिया, यूनिट फिल किया, क्वांटिटी फिल किया और प्राइस किया। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ कर चुके हुए हैं कि आपने आइटम को लिस्ट वर्क करना है, तो आप ऐसे आप ट्रैक कर दीजिए। यहाँ मेरे पास साल्ट, शुगर, ऑनियन सारी आइटम्स को मैंने टाइप कर दिया। अब इसको स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लीजिए और देन इसको एक्सेल में बैठ के टाइप कीजिए। यूनिट में देखो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जैसे अब हमारे पास अगर हम गारमेंट्स को भी वर्क करेंगे तो भी हम उसको किलोग्राम्स में वर्क करेंगे। अब यहाँ पे मिल्क आ गया। अब मिल्क को हम लोग लीटर्स में लेंगे, ठीक है। तो अब आपने पहले से आपको ट्रैक कर देना है कि हमने क्या क्या वर्क करना है। साल्ट, शुगर, ऑनियंस, टमाटो, चिल्लीज, कॉफ़ी। अब इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी में हमने देखो क्या फैक्टर किया कि ये 1000 ग्राम है, ठीक है। अब 45 रुपीज़ का रेट है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सारा आता है। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, रेसिपीज़ का नेम मैंने कोई वर्क किया, वहाँ पे हमने रेसिपी का नेम डाल देना है। क्योंकि ऐसे हमने रेसिपी बुक के अंदर अलग अलग राइट क्लिक करके मेक अ कॉपी करके काफ़ी कॉपीज़ बना देनी है। कि हमने जैसे हमने यहाँ पे कोई आइटम यूज़ करनी है, अब पिज़्ज़े के इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे डालेंगे। ऑनियन यूज़ होता है। यूनिट किस में आएगा, ग्राम में आएगा। क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है। अब रेसिपीज़ के अंदर कितने ग्राम यूज़ हुआ ये हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा। पोटैटो, टमाटो, ऐसे ही। अब देखिए इस सब में मैंने क्या यूज़ किया। ऑनियन को मैंने जो लिया वो मैंने एक ड्रैगन लिस्ट में किया। इस लिस्ट के लिए मैंने आपको पहले शुरू में एक वर्क फार्मूला समझाया था कि अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मैंने फिल किया वी लुकअप। अब मेरे पास वी लुकअप में क्या था कि मुझे एक तो था कि पहले मुझे लिस्ट चाहिए थी। पहले मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट कैसे बन गई ये वाली। अब लिस्ट के लिए मैंने यहाँ से इसको पहले डिलीट कर दिया। अब देखो डिलीट होने के बाद भी ये पूरा का पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ। मैंने इसको क्लियर ऑल कर दिया। सीरियल नंबर पे जाके मैंने 1 किया, देन 2 किया, देन मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ मुझे लिस्ट चाहिए। अब आपको पता है कि हम लोगों ने जब भी वर्क किया है तो आपको प्रॉपर एक डिफ़ाइन करके वर्क किया कि आपको कहाँ पे जाना है। आपको डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट की ऑप्शन पे जाना है। अब लिस्ट में हमारे पास सोर्स कहाँ पे है, आइटम मास्टर के अंदर जाके ये हमारी लिस्ट का सोर्स है। अब लिस्ट में सोर्स में अभी हमने 17 तक अभी आइटम लिखी नहीं है, हमने फिर भी उसको लिस्ट में ओके कर लिया। अब देखिए यहाँ मेरे पास कुछ खाली भी आ रहे हैं। खाली इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी वहाँ पे आइटम नहीं है। अगर मैंने साल्ट को यूज़ करना है तो साल्ट आ गया। अब इसी को मैंने ड्रैग करके कंट्रोल डी कर दिया और देन मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए अगर मैं कॉफ़ी फिल करता हूँ कॉफ़ी का रेट आ जाएगा। अगर मैं किसी और चीज़ को फिल करता हूँ, अब इसमें मैंने लिस्ट कमांड को यूज़ किया। लिस्ट के लिए मैं कहाँ पे गया, डाटा के अंदर गया और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके मैंने इस डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब ये सारा होने के बाद अब मेरा यहाँ पे ग्राम का स्ट्रक्चर था। अब मैं ग्राम में खुद फिल नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ ग्राम भी मैं इस लिस्ट से लेके आऊँ। अब ग्राम का मेरी पोजीशन कौन सी है,
ये मेरा देखो जो वीलुकअप सीरीज़ है उसमें इस कॉलम को हम फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। अब यहाँ मेरे पास देखिए ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये वीलुकअप कमांड चल रही है। मैंने अपना द्वारा आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे वीलुकअप कमांड यूज़ करनी है। अब वीलुकअप के लिए भी मेरे पास स्ट्रक्चर यही है कि मैंने सबसे पहले ग्राम को लेके आना था। अब मैंने आपको वीलुकअप कमांड समझाई हुई है, तो आप ये मान के चलिए सबसे पहले तो आप ये वाली जो कमांड है इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर भी एक बड़ा करके उसको शो कर रहा हूँ। आपने ये पूरी की पूरी कमांड को नोट करना है। मैं आपको थोड़ा सा कमांड को डिटेल में समझा देता हूँ है क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास वीलुकअप की कमांड है, उसमें इफ़ एरर वर्ड हम तब यूज़ करते हैं अगर ऐसा फील होता है कि हमने, मैं आपको दोनों वे से बता देता हूँ इस कमांड को। पहला वेस तो ये वाला हो गया, दूसरा वेस हमारा जो होता है वो इस कमांड से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ये वाला पॉइंट नहीं आता। देखिए जो लिटिल कमांड है उसमें क्या होगा कि अगर हम वीलुकअप कमांड से यूज़ करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट शुरू, जिस सेल को हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं सेल को सर्च करना चाहता हूँ साल्ट वाले को, आइटम मास्टर ये मेरा शीट से अपने आप आएगा, तो यहाँ से जाके मैंने उस सब पूरी की पूरी शीट को मैं ड्रैग कर दूँगा। मैंने शीट को ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद फिर मैं ये चाहता हूँ कि वो कौन से कॉलम पे है। अब कॉलम के लिए मेरे पास 2 कहाँ से आया, ये मेरे पास देखो 2 कॉलम है इसका साल्ट का। या अगर मैंने सीरियल नंबर को छोड़ दिया होगा तो मैंने यहाँ से उसको वर्क करूँ या मैं 3 नंबर उसको फिल कर दूँगा। अब ये करने के बाद मैंने ऊपर 0 वर्क की। ये मेरे वीलुकअप की प्रॉपर कमांड है। अब इफ़ एरर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए अगर मैं इफ़ एरर को यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ पे इफ़ एरर को रिमूव कर दिया और लास्ट पे जाके मैंने इसको ज़ीरोज़ में भी रिमूव कर दिया। और मैंने इसकी स्टार्टिंग की जो ब्रैकेट्स है उसको भी पहले रिमूव करना है, क्योंकि मेरे पास एरर आ रही थी वहाँ पे। आप कहोगे वैल्यू तो सेम ही आई है, पर अगर हमने इस वाली वैल्यू के एक फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो अगर सामने वाली वैल्यू नहीं होगी तो ऐसे एन आएगा, नॉट एप्लीकेबल। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते इसकी जगह ब्लैंक हो जाए, तभी हमने इसको यूज़ किया इफ़ एरर। अगर वहाँ पे कोई एरर आए तो वो ये लिखने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ब्लैंक आ जाए। ठीक है, तो ब्लैंक तभी आएगा अगर हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, इफ़ एरर ब्रैकेट शुरू वीलुकअप C6 आइटम मास्टर, देन उसके बाद हमने कॉमा लगा के ये वाली लूप लगानी है कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ जाए। अगर हम इसकी जगह पे ये यूज़ कर लेते हैं इफ़ एरर ठीक है, ब्रैकेट शुरू। अब ब्रैकेट तो शुरू होगी, देखो जहाँ मेरे पास देखो रेड कलर आ गए ब्रैकेट्स के। अब उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने स्ट्रिंग कौन करना है, देन एंटर। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई आइटम नहीं लिखी तो वो एन नहीं आया। अब मैंने कॉफ़ी लिखी तो कॉफ़ी का रेट आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने यूनिट में जैसे मैंने 2 नंबर यूज़ किया था, क्वांटिटी में जाके मैंने 3 नंबर यूज़ करना। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी में 3 नंबर चल रहा है। ऐसे ही प्राइस के टाइम पे मैंने 4 नंबर यूज़ किया। यूनिट इन प्राइस में क्या होता है कि इसकी वैल्यूएशन डिफाइन की है कि अगर मान के चीजिए कि अगर अब 500 कैसे उसने काउंट किया, अब हम लोग जितना यूनिट यूज़ करेंगे इस पर कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये खुद डिफाइन होगा कि उस रेसिपी के अंदर
कितना ग्राम प्रोडक्ट यूज़ हुआ, ठीक है। अब जितने ग्राम प्रोडक्ट यूज़ हुआ उसके बाद हम उसके ऊपर एक फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं देखिए मैंने फिर यहाँ पे इफ़ एरर का वर्क यूज़ किया। अगर मैं उस फार्मूले को यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको दोबारा इस फार्मूले को भी प्रॉपर एक वर्क करके बता देता हूँ। कॉपी किया मैंने, मतलब फार्मूला हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है, याद रखिएगा इस बात को। कभी भी फार्मूला स्टार्टिंग से नहीं होता, क्योंकि मैं इसको शेप में ले रहा हूँ इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। अगर मैंने एक्सेल पे इसको वर्क किया तो ये एरर आएगी। तो अब जो मेरा इफ़, ये वाला फार्मूला भी आपने नोट करना, इफ़ एरर। अब यहाँ पे मैंने क्या डिफ़ाइन किया कि इफ़ एरर में हमें ये डिफ़ाइन हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे इसको यूज़ करना है, अब मेरे पास जो उसका प्राइस है वो प्राइस कितना आ गया हमारे पास। अब मेरे पास G7/E7, अब 500 कॉस्ट है उसकी। ठीक है, अब ये आप पूरा वर्क कीजिए कि अब उसके बाद मैंने उसके बाद F7 को वर्क कर लिया। अब यहाँ पे आपको पहले उसको 500 को बटा उसमें से करना है और इसके बाद उसको कैलकुलेटर से मत करना। अब यहाँ पे आप प्रॉपर अपने खुद के हिसाब से पहले चेक कीजिए कि अब मेरे पास 1 किलो कॉफ़ी का 5000 कॉस्ट है, मेरे को कितने यूज़ हुए, 500 यूनिट यूज़ हुए। अब आपने यहाँ पे 65 रुपीज़ वर्क की ऑनियन की, तो 32, क्योंकि अब 1 किलो का रेट तो 5000 है, तो 500 का कितना होगा। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं अपनी तरफ से कि अगर 500 ग्राम की कॉस्ट कितनी आ रही है, नहीं 1000 की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5000, तो 500 ग्राम की कितनी होगी। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 5000 गुना 1000 इंटू 500। मैंने आपको थोड़ा सा देसी तरीके से समझाया कि बिना वैल्यू के, क्योंकि मैं आपको पहले, आप इस फंक्शन को पहले वैसे समझिए कि जैसे आप रेगुलर करते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेल की लैंग्वेज से करेंगे। अब 5000 कहाँ पे है हमारे पास और वो कहाँ पे है, 5000 मेरे पास है F6 को डिवाइड करेंगे हम लोग E6 से और इनटू कर देंगे हम लोग F6 से। अब इसी को यहाँ से हम आपको एरर में स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि आपने ये फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। अगर हम इफ़ एरर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे जब हम वैल्यू को नहीं लगाएंगे, अगर फार्मूले को तो हमने लगा दिया सिंपल, जो भी हमारे पास फार्मूला था कि हमने G6 को E6 के साथ और इंटू F6 कर दिया, पर वो करने के बाद भी हमारे पास फार्मूले में ये एरर आएगी, NA लिखा आ जाएगा। उस NA से बचने के लिए हम इफ़ एरर को यूज़ किया। अब आपने इसको वर्क किया, अब मैंने इसको Ctrl+C किया और इसको यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, फार्मूला अपने आप कॉपी हो गया। अगर मैंने इस फार्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की, मैंने इफ़ एरर यूज़ नहीं की और ब्रैकेट में ये भी रिमूव कर दिया, देन अब 2500 तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर वहाँ पे आइटम नहीं होगी, देखो यहाँ पे वैल्यू की एरर आ गई। अब आज के लेक्चर में हम इतना स्ट्रक्चर करेंगे कि उसकी आइडियल कॉस्ट कितनी बनी, 34%। ये देखो, इस यहाँ तक हम, हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले चैप्टर में करेंगे। अभी आज हम लोगों ने इसकी आइटम के अकॉर्डिंगली वर्क किया। अगर आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप रेट आ जाएगा उसका, शुगर। अब उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू इफ़ एरर। ब्रैकेट शुरू और लास्ट में जाके उसका हम करेंगे कॉमा लगा के और ब्रैकेट बंद। अब ये करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे अब NA नहीं आएगा।
आज के लेक्चर में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली कमांड पे जाएंगे। ये मेरी जो फूड कॉस्ट का स्ट्रक्चर बनाने की सीरीज़ है, ये नेक्स्ट 10 डेज़ चलेगी। इसके अंदर मैंने सारी कॉस्ट शीट स्ट्रक्चर बतानी है कि आपने किस चीज़ को कैसे कैसे डिफ़ाइन करना होता है। देखो, जो शेफ़्स होते हैं या कोई होटल बिज़नेस में चलते हैं या रेस्टोरेंट बिज़नेस में चलते हैं, जो गारमेंट्स के बिज़नेस में चलते हैं, उन सबको इस सीरीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। अगर कोई बच्चा फ़ॉरेन जाता है तो देन जब किसी होटल में जॉब करता है तो होटल्स खुद ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि आपने जो ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट चीज़ को बनाने में यूज़ किए हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो इस प्रोडक्ट से हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आएगी। देखो, अब ये मान के चीजिए कि जो बंदा वो शेफ़ होता है तो उसको मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ी सी कम होती है। अगर वो मेरी इस सीरीज़ को पढ़ लेगा तो देन उसको नॉलेज उस हिसाब से हो जाएगी, वो खुद ही अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करके बता देगा कि ये चीज़ को आप इस तरह हमने वर्क किया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।